नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तपस्या डे 40 सेशन 120 में देखते ही देखते आपके साथ 120 सेशन कवर कर लिए दोस्तों हमने। तो 150 सेशंस में आपको पता ही है 150 डेज में 450 सेशंस होंगे, उसमें से 120 हो गए और हम तैयार हैं हमारे 10 सुपर क्वेश्चंस के साथ। आज हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। इतना बढ़िया सपोर्ट आपको सिलेबस, कॉन्सेप्ट, स्कीम्स और प्रीलिम एमसीक्यू में मैं दे रहा हूं। 150 सेशंस करते करते आपकी तैयारी बहुत हद तक पूरी हो जाएगी दोस्तों। आज हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन पढ़ना शुरू किया सिलेबस कॉन्सेप्ट में। पार्ट 1 आज हो गया, पार्ट 2 और पार्ट 3 डे 41 और 42 को होगा। मिस मत कीजिएगा कितने बच्चों ने अटेंड किया। दोस्तों, आपको हमारे प्रीलिम्स एमसीक्यू अच्छे लग रहे हों और बाकी की सेवाएं अच्छी लग रही हों तो आपका टेस्टिमोनियल इस लिंक पे जाके जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। पीटीज आईएएस एकेडमी के बहुत ही अद्भुत कोर्सेस हैं, हार्ड डिस्क और ऑनलाइन दोनों में हैं। टीम से संपर्क करें और आज के आज एनरोल करें। 10 सुपर क्वेश्चंस विद इनसाइट्स के लिए हम तैयार हैं। आप हैं तो फटाफट करके दिखाएंगे, लिख दीजिए, सेशन को लाइक और शेयर कर लीजिए। आपके शहर या राज्य से हैं वो भी हमें जल्दी से बताइए और आइए काम शुरू किया जाए। तो पहला क्वेश्चन तैयार है, लेकिन उससे पहले थोड़ा वार्मिंग अप भी तो हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, व्हाट आर वेक्टर्स एंड पैथोजेंस? जब से ये कोरोना वायरस का नाटक शुरू हुआ 2020 में, बहुत सारी बायोलॉजी सबको पढ़नी पड़ी है। अब क्या करें, लेकिन इससे फायदा हुआ ना, कितनी नई चीजें हमने सबने सीख ली। तो वेक्टर्स और पैथोजेंस किनको कहा जाता है, जरा हमें बताएं। ये हमने आपके साथ एक सेशन में डिस्कस भी किया है और सामान्य ज्ञान में भी आपको पता होना चाहिए। तो जरूर हमें लाइव चैट कमेंट्स में बताइए। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। इस पैराग्राफ को पढ़िए। यह है वह पैराग्राफ। सवाल यह है कि इस पैराग्राफ में स्पिलओवर ऑफ पोटेंशियल पैथोजेंस का क्या मतलब और एपिडेमियोलॉजिकल ब्रिज क्या होता है ना। तो आपको हमने एक पैरा दिया, उसमें 2 टर्म्स हैं। हम आपसे इन दोनों टर्म्स का मीनिंग जानना चाहते हैं। 4 ऑप्शंस आपको हमने दे दिए हैं। चलिए पढ़िए और बताइए ABCD में से क्या अंतर होगा, क्या आंसर होगा, सॉरी, जल्दी बताइए। स्पिल ओवर ऑफ पोटेंशियल पैथोजेंस, एपिडेमियोलॉजिकल ब्रिज। बताइए दोस्तों। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल ब्रिज में क्योर तो होगा नहीं। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम है, इसलिए ये भी नहीं होगा। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूं कैसे एलिमिनेट कर सकते हो आप। ये तो बड़ा फनी है, डीलिंग विद ब्रिजेस, हटा दो। तो एक ही आंसर होगा ए। कितनों का आया बेटा, जल्दी बताइए। तो हमारा उत्तर है डिजीज कॉजिंग जर्म्स मूविंग फ्रॉम वाइल्ड टू सिविलाइजेशन, जो बहुत बढ़ गया है क्योंकि इंसान जंगलों में घुस गया है। जंगल थोड़ी आके सिविलाइजेशन में घुस रहे हैं। और दूसरी बात है, इसका मतलब कि अगला पैंडेमिक भी आएगा अगर हमने इस तरह के हमारे जंगलों को काटने की प्रक्रिया को रोका नहीं। द कॉमन लिंक दैट कॉजेज अ फाइनल डिजीज, ये चीजें याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आएगी। जब आज का सेशन पूरा हो तो 10 में से आपका नेट स्कोर हमें जरूर बताइएगा। व्हाट इज द बेसिक रोल ऑफ द WHO एंड UNEP? आप सभी को विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में तो पता ही है। तो हमारा सवाल बड़ा ही सरल है, बड़ा ही सीधा है। कृपया हमें बताइए कि इन दोनों का बेसिक रोल, इनकी बेसिक भूमिका क्या होती है। जल्दी से बताइए। What is behind the idea One Health? प्यारे दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण विचार दुनिया में इस वक्त चल रहा है और वो विचार है One Health। अब इस One Health के विचार को हमें समझना है। क्या है भैया ये One Health का विचार, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए प्यारे साथियों। माय डियर स्टूडेंट्स, ये एकदम ही नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का मतलब है द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड WHO टॉक अबाउट अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच फ्रॉम वर्ल्ड बॉडीज। वन हेल्थ इज अ की प्रिंसिपल फॉर कंट्रोल ऑफ जूनोटिक डिजीजेज। बहुत ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, वन हेल्थ का मतलब है कि किस प्रकार से इस पूरी दुनिया की हेल्थ एक चेन में बंधी हुई है। कोरोना वायरस ने साबित कर ही दिया।
और सारी दुनिया के सारे बड़े स्वास्थ्य संगठन अगर एक साथ आके एक साथ काम नहीं करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि हमें यह समझना होगा किसी एक के बीमार होने से पूरी दुनिया बीमार हो सकती है। यह है वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट। ये कुछ एनजीओज ने मिलकर, कुछ थिंकर्स ने मिलकर शुरू किया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सवाल बन सकता है। ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। अंजलि राजपूत नई दिल्ली से, विमलेंद्र पांडे उत्तर प्रदेश से, अमोद सिंह गंगवार उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस्या का पूरा लाभ लीजिए बेटा, अपने साथियों को भी एनरोल करवाइए। तीसरे सवाल पर आ गए हैं। वाई आर बैट्स अ बिग रिजर्वॉयर ऑफ वायरसेस? ये जो चमगादड़ होते हैं, आखिर इन्हीं में इतने सारे विषाणु क्यों मिलते हैं? विषाणु यानी कि वायरस, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। प्यारे दोस्तों, वाई आर बैट्स सच अ बिग रिजर्वॉयर ऑफ वायरसेस? आखिर ऐसा क्या है कि ये चमगादड़ जीवाणुओं का यानी कि विषाणुओं का इतना बड़ा रिजर्वॉयर है? बताइए दोस्तों, बताइए। क्या आपने इसके बारे में सुना है? सभी लोगों से निवेदन है विस्तार में हमें बताएं कि किस प्रकार से बैट्स में इतने वायरसेस हैं। बैट्स से हमें नफरत करने की जरूरत नहीं है, बैट्स सभ्यता में नहीं घुस रहे हैं, इंसान जाकर बैट्स के हैबिटेट में घुस रहा है। इंक्रीजिंग इंक्रोचमेंट बाय ह्यूमन बीइंग्स इनटू वाइल्ड एरियाज इज द फर्स्ट स्टेप इन अननोन डिजीजेस क्रॉसिंग ओवर टू सिविलाइजेशन। व्हाई? मानव द्वारा जंगली क्षेत्रों में ज्यादा घुसपैठ करना जंगली बीमारियों की, अज्ञात बीमारियों की सभ्यता में घुसपैठ करने का पहला कदम माना जाता है। ऐसा क्यों? है ना, ये सवाल है। नोवेल कोरोना वायरस हो, MERS हो, स्वाइन फ्लू हो, H1N1 वाली बीमारियां हो, ऐसी बहुत सारी चीजें, वेस्ट इबोला वायरस हो, वेस्ट अफ्रीकन इबोला वायरस हो, अफ्रीकन इबोला वायरस हो, ये सब अल्टीमेटली इंसानों के द्वारा वाइल्ड एरियाज में घुसपैठ सी फैली हैं। तो ABCD में से उत्तर देना है आपको कि ऐसा क्यों होता है, जल्दी बताइए। प्यारे दोस्तों, ABCD में से सही उत्तर है B, क्योंकि ये पैथोजेंस जो हैं ये अब प्रोग्राम टू सर्वाइव, इन्हें प्रकृति ने जिंदा रहने के लिए बनाया है और ये किसी भी तरह एक ओरिजिनल होस्ट से बीच के होस्ट में घुसकर वहां से इंसानों तक आ जाते हैं। इनके अलग अलग वेक्टर्स हो सकते हैं और ये पैथोजेंस वेक्टर के जरिए ट्रैवल करते करते होस्ट से निकलते हैं, वेक्टर में घुसते हैं, ट्रैवल करते हैं और इंसान में आ जाते हैं। तो इंसान को ही इनसे दूर रहना होगा और कोई रास्ता नहीं है। क्वेश्चंस में मजा आ रहा है? सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाई डिड द CTBT नेवर टेक ऑफ एज इंटेंडेड? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध नीति। जल्दी बताइए ये क्या है? Why did the CTBT never take off as intended? आखिर CTBT कभी भी उस गति से उठ क्यों नहीं पाया? 1996 में CTBT हुआ था, लेकिन उसके बाद प्यारे साथियों ये कभी भी वो गति नहीं पकड़ पाया। भारत ने तो कभी साइन ही नहीं किया। चौथे सवाल पर आ गए। निम्न में से क्या फैक्चुअली करेक्ट है? तथ्यात्मक रूप से निम्न में से क्या सही है? याद रखिएगा, जितनी चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं इनमें से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें परीक्षा में आएंगी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, घबराइए मत, आपकी तरफ से कोशिश कीजिए। 1 और 2 में से क्या क्या सही है? आंसर होगा ABCD, ठीक है, इसमें से कुछ एक आंसर होगा। बताइए क्या उत्तर है मेरे प्यारे साथियों। ये तो बिल्कुल सही है। 1996 के बाद CTBT फेल हो गया क्योंकि अमेरिका ने उसको साइन तो किया, रेटिफाई नहीं किया। और चाइना ने कहा अमेरिका रेटिफाई नहीं करेगा तब तक हम भी नहीं करेंगे। भारत ने तो साइन ही नहीं किया। भारत ने शर्त रख दी कि अमेरिका और रूस अपने सारे परमाणु हथियार खत्म कर दें तो हम इसको साइन कर देंगे। उन्होंने मना कर दिया। और ये भी बिल्कुल सही है। भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया सभी ने किया है। हैंस द करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स इज बोथ 1 and 2। कितनों का आया भैया ये आंसर? यार ये तो आंसर आना चाहिए था आपका, ठीक है। अगर आपको हमारी सेवाएं अच्छी लग रही हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन मिशन पीटी में लगातार बनाए रखें प्यारे साथियों। लिंक हमने आपको दे दी है pteducation.com/contribute। जितना आप हमें समर्थन देंगे उतना हम बढ़िया काम आगे कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। व्हाट वाज द INF ट्रीटी बिटवीन US एंड रशिया? प्यारे दोस्तों, परमाणु संधियों के बारे में ही बात करें तो अमेरिका और रूस के बीच में जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी हुई थी वो क्या थी, किस लिए की गई थी, बताइएगा। उसके 2021 में खत्म हो जाने का खतरा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स आर करेंटली ऑन शेकी ग्राउंड्स? निम्न में से कौन से अनुबंध आज बुरी तरह से लड़खड़ाते दिख रहे हैं?
बताइए दोस्तों, 1 2 3 4 में से कौन से आज ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरी तरह से लड़खड़ा जाएंगे? 1 2 3 4। निश्चित तौर पर प्यारे साथियों, ये तो मजबूत है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि, लेकिन बाकी के जो हैं वो बहुत बुरी तरह से या तो हिल गए हैं या खराब हो गए। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट 4। तो 4 मजबूत है, लेकिन अमेरिका ने JCPOA को हिला के रख दिया, खुद बाहर हो गया, ये समाप्त हो सकता है, और ये तो कभी लागू ही नहीं हो पाया ढंग से। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट 4। समझ में आ गया? किसी भी महामारी के दौरान गर्भवती महिलाओं के सामने सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? ये एक सामाजिक आर्थिक प्रश्न पूछ रहा हूं। किसी भी महामारी के दौरान ड्यूरिंग अ पैंडेमिक सबसे बड़ा खतरा प्रेग्नेंट वुमेन क्या कैरी करती हैं? कृपया बताइए। विच ऑफ दीज इंपैक्ट्स ऑफ द 2020 पैंडेमिक इज लाइकली टू लास्ट अ लॉन्ग टाइम? तो 2020 में भारत में कोरोना वायरस की महामारी आई, पूरी दुनिया में आई। उससे लड़ने के लिए सरकारों ने बहुत मेहनत की, डॉक्टरों ने बहुत मेहनत की, हेल्थ वर्कर्स ने मेहनत की, लेकिन बात सिर्फ 2020 की तो है नहीं। ये समस्याएं तो 2030 2040 तक चलने वाली हैं। कुछ समस्याएं, तो वो कौन सी समस्याएं हैं जो आगे तक चलने वाली हैं, वो हमें देखना है। बताइए दोस्तों। द करेक्ट आंसर हियर इज बोथ 1 and 2। देखिए, लोगों की जो लाखों लाखों नौकरियां समाप्त हो गई, और कुछ तो उस वजह से और कुछ अन्यत्र, जो एकदम छोटे बच्चों के पोषण में कमी आ गई, वो आगे चल के उनके एडल्ट होने पे बहुत भारी नुकसान करेगा उनको। और एजुकेशन और हेल्थ के बेनिफिट आय समाप्त हो जाने की वजह से जो होते हैं। 1929 में प्यारे दोस्तों, जब ग्रेट डिप्रेशन अमेरिका में आया था, तो 1940s में जब स्टडी किया गया बच्चों की हेल्थ का, मतलब उस वक्त जो बच्चे पैदा हुए उस वक्त वो जस्ट एडल्ट हुए 40s लेट में, पता चला हालत काफ़ी ख़राब थी। हैंस बोथ 1 and 2। तो इसका मतलब यह है कि कोरोना वायरस पैंडेमिक का असर अगले 20 साल रहेगा, उसकी तैयारी हमें आज से करनी है। सभी सरकारी स्कीम्स का एकमात्र शानदार कंपाइलेशन 500 पेज का आपको हमारे बुक स्टोर से मिलेगा। आज के आज परचेज करें। व्हाट टॉप 3 प्रिकॉशंस आर नीडेड व्हेन ओपनिंग द लॉकडाउन? तो मान लीजिए आज आपको भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, और आपको हम कहते हैं कि भैया जल्दी से ये बताइए कि आपको लॉकडाउन अब धीरे धीरे खोलना है भारत में या अचानक से खोल देना है, जैसे भी आप तय कीजिए। कौन से 3 बड़ी सावधानियां आप भारत के सभी लोगों को बोलेंगे कि भाई आप बरतिए? तो वो कौन सी 3 सावधानियां बरतने को आप कहेंगे, वो जरा आप हमें बताइए अभी कमेंट थ्रेड में, लाइव चैट में। 7वां सवाल, विच ऑफ दीज विल बी अ गुड पॉलिसी चॉइस वाइल टैकलिंग द कोविड प्रॉब्लम? भारत सरकार के लिए आज इस महामारी से लड़ते समय निम्न में से कौन सी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकती है ना? ये सवाल पूछा गया है आपसे। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका उत्तर? 1 और 2 दोनों को देखिए और फिर उत्तर दीजिए। तो आज आप भारत सरकार चला रहे होते तो 1 और 2 में से आप क्या क्या करते? निश्चित तौर पर आपको दीर्घावधि के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि भारत वैसे ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 पोजीशन पर है, और अगर ये प्रॉब्लम्स बनी रहीं तो बहुत दिक्कत होगी। यह है बोथ 1 and 2। एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज रूफटॉप सोलर एनर्जी ऑल अबाउट? प्यारे दोस्तों, आपने सौर ऊर्जा और भारत सरकार के बेहद आक्रामक टारगेट्स के बारे में सुना हुआ है। तो रूफटॉप सोलर एनर्जी क्या होती है, जरा हमें बताइए। विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया? तो भारत में जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो निम्न में से क्या उस बारे में पूर्णतः सत्य वचन है? बोलो बेटा। 1 2 3। अक्षय ऊर्जा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो यह अक्षय ऊर्जा के संदर्भ में निम्न में से क्या पूरी तरह से सही है? बताइए बताइए बताइए। प्यारे दोस्तों, यह निश्चित तौर पर गलत है। भारत की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बिल्कुल खरीदती हैं, सोलर जनरेटर्स से डायरेक्टली, विंड जनरेटर्स से डायरेक्टली खरीदती है ना। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हुए वगैरह, उसके बारे में हमने सुना। तो 3 तो सही है, ये होता है, इसमें गलत लिखा हुआ है। 1 और 2 डेफिनेटली बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर होगा सी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो 3 बढ़िया चीजें सीख ली आपने। What does PMI stand for? What does it measure? आपने अर्थव्यवस्था के संदर्भ में PMI के बारे में सुना होगा ना। कई बार ऐसा बोलते हैं कि PMI 50 से ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है। अरे अरे अरे, PMI 50 से कम हो गया, अब क्या होगा? समझ रहे ना आप?
वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि पीएमआई एग्जैक्टली क्या होता है, ये बताइए प्यारे दोस्तों। तो पीएमआई क्या है और ये क्या मेजर करता है वो तो आप बता ही देंगे। अब हम आपसे सवाल पूछ लें। परचेज मैनेजर्स या परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, यानी कि जो खरीदारी करते हैं कंपनियों में, वो प्रबंधक सूचकांक भारत में काफी इस्तेमाल होता है। क्या आप हमें बताएंगे निम्न में से क्या उस संदर्भ में बिल्कुल सही है? जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, निम्न में से क्या सही है बताइए। 2 बिल्कुल गलत है। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उसको कमीशन नहीं किया, तो 2 गलत है। तो आपका आंसर तो हो गया भैया ओनली 1। बात खत्म, 5 सेकंड में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। एलिमिनेशन ऑफ ऑप्शन टेक्निक, समझ रहे हो कि नहीं टेक्निक? और ये आईआईपी का ऑल्टरनेटिव नहीं है, वो एक लीड इंडिकेटर हो सकता है, ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। करेक्ट आंसर इज 1। मार्केट नामक कंपनी इसको करती है 400 कंपनियों में। व्हाट इज आईआईपी? भारत में इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट के संदर्भ में आईआईपी होता है। तो जल्दी से बताइए आईआईपी क्या होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। आज का आखिरी सवाल। अप्रैल 2020 में काफी सारे एक्सपर्ट्स ने पीएमआई एज अ प्रॉक्सी फॉर बिजनेस सेंटीमेंट इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर संदेह व्यक्त करना शुरू कर दिया कि भाई आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी भी बार बार पीएमआई का नाम लेती है कि सेंटीमेंट जो है इंडस्ट्री का पता चलता है पीएमआई से, लेकिन उसको लेकर कुछ आईआईएम अहमदाबाद के एक्सपर्ट्स ने बहुत गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने पीएमआई और आईआईपी को कोरिलेट करके देखा और उनको कुछ चीजें पता चली। क्या पता चली जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों। ए बिल्कुल सही है। कोरिलेशन एक तकनीकी कॉन्सेप्ट होता है, वो स्थापित नहीं हुआ, कभी पॉजिटिव था कभी नेगेटिव था। बी बिल्कुल सही है। सी भी बिल्कुल सही है और इसलिए आंसर है डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में भी आ सकता है, ध्यान से पढ़िएगा। उम्मीद करता हूं आपके प्यारे प्यारे टेस्टिमोनियल हमें लगातार इस लिंक पर मिलते रहेंगे। 5 मिनट लगता है टेस्टिमोनियल भरने में। हमारी टीम का मोटिवेशन 5 दिन तक हाई हो जाता है। पीटीज आईएएस एकेडमी की टीम से संपर्क करें, हमारे कोर्सेस में एनरोल करें और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी गति से जारी रखें। अब समय आ गया आज का पीडीएफ। पीटी ऐप पर जाके नोटिफिकेशन को सेक्शन को चेक कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत शानदार आज के सारे सेशंस एक साथ आपको मिल जाएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे डे 41 में, एक दिन के बाद प्यारे दोस्तों, और उस दिन वापस सिलेबस कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट स्कीम और क्वेश्चंस पे बात होगी। सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। नमस्ते, जय हिंद।